जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमारी 18 फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छी से प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद के किस फौजी को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? तो जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना का सर्वप्रथम जो विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इसकी पहली जो डिवीज़न थी आज़ाद हिंद फौज की, उसका गठन 1 सितंबर 1942 को इन्होंने किया था। कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी फर्स्ट डिवीज़न का जो गठन है 1 सितंबर 1942 को किया था। ठीक है, लेकिन वो असफल हो गया था इनका फर्स्ट डिवीज़न का गठन। इसके बाद सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है, रासबिहारी बोस। ठीक है, इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में इसके चीफ कमांडर बने थे। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं, आज़ाद हिंद फौज के किस फौजी को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? ऑप्शन है शहनवाज हुसैन, प्रेम सहगल, राशिद अली, गुरबख्श ढिल्लो। आंसर है राशिद अली। राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जिनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई का समकालीन भारतीय शासक कौन था? सीधी सी बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में तो महारानी एलिजाबेथ वहाँ पे थी। उस समय भारत में उनका समकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अकबर, औरंगजेब। तो इसका आंसर है अकबर। अकबर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 2002, 1982, 1992, 1972। इसका आंसर है 1992। ठीक है, 1992। आपके भी घर में किसान वही वाली किताब हो सकती है, अगर आप पिताजी से अपने पूछेंगे। एक नीली नीली सी किताब रखी है, उसमें किसान का पूरा डाटा था, कितना आपके पास खेत है, किस एरिया में है, कहाँ पर है। ठीक है, वो किसान वही योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार करने वाला प्रमुख जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है अच्छी है सभी क्षेत्रों में, तो वो इलाका कौन सा है, वो जनपद कौन सा है जहाँ पर संतरे की पैदावार होती है? लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव, प्रयागराज। तो इसका आंसर क्या है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में संतरे की पैदावार होती है। लखनऊ में क्या होता है? आम होता है बहुत अच्छे से, मलिहाबाद क्षेत्र है। प्रयागराज में अमरूद होता है, अमरूद। ठीक है, तो प्रयागराज में अमरूद होता है और अच्छा अमरूद होता है, इलाहाबादी अमरूद कहते हैं उसको। ओके, तो संतरे हैं सहारनपुर में। 5वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम हिमालय से नहीं है? ठीक है, किन नदियों का उद्गम हिमालय से नहीं है? हम लोग देखते हैं, गोमती, यमुना, सोन, गंडक। तो सबसे पहले हिमालय वाली नदियाँ हटा देते हैं, यमुना और गंडक। यमुना का उद्गम यमुनोत्री से हुआ है, गंडक का भी नेपाल से हुआ है, हिमालय से। ठीक, बची कौन सी? गोमती, सोन। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन का उद्गम होता है, हिमालय से नहीं होता है। गोमती का उद्गम मैदान से है, पीलीभीत जनपद में फुलहर झील से गोमती का उद्गम होता है, इसलिए 1 और 3 हमारा आंसर है। ओके, 6वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न ताप विद्युत संयंत्र में कौन सा एनटीपीसी का नहीं है? ताप विद्युत संयंत्र लगे वो एनटीपीसी के हैं कई, तो इनमें से कौन एनटीपीसी का संयंत्र नहीं है? इसका आंसर है ओबरा। ओबरा सोनभद्र में है, ऊंचाहार रायबरेली। ठीक है, और इस तरीके टाडा और औरैया ये सब एनटीपीसी के हैं। ओके, 7वां है, कौन सा मिलान गलत है? एक मिलान आपको देखना है कौन सा गलत है। एक तरफ खनिज हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, तो हम इसमें देखते हैं कौन यहाँ पे गलत है। कोयला सोनभद्र में बिल्कुल मिलता है, सोनभद्र में बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में मिलता है। सिलिका बालू इलाहाबाद में मिल जाता है, ये गंगा यमुना जो रेत है उसमें। यूरेनियम झांसी बिल्कुल गलत, ये हमारा आंसर हो गया। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के सिर्फ एकमात्र जनपद में ललितपुर में मिलता है। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर में। ओके, 8वां प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? जोसेफ लेस्टर, वॉक्समैन, फ्लेमिंग, अल्फ्रेड नोबेल।
तो इसका आंसर है वॉक्समैन। याद कर लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन ने की थी। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बालू में पौधे उगाना, पानी में पौधे उगाना, सिरके में पौधे उगाना, कमरे के अंदर पौधे उगाना। तो आंसर है पानी में पौधे उगाना। ठीक है, इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी में ही पौधे उगाए जाते हैं। आपने कभी फोटोज में या वीडियोज में देखा होगा, छोटे छोटे पतले पतले पाइप होते हैं, उन्हीं में पानी रहता है और छोटा सा उसमें होल कर देते हैं और प्लांट उसी में रहता है और पानी में ही पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं और वो बड़ा हो जाता है। सलाद वाले कई प्रकार के पत्तेदार पौधे इसमें खूब उगाए जाते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। ओके, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ अध्ययन करने वाला विषय है, विज्ञान है, दूसरी तरफ किसका अध्ययन किया जाता है ये है, हमें ये देखना है कौन सा गलत है इसमें। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, तो बिल्कुल ये तो सही है, साइटोलॉजी में कोशिका का ही अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तो ये भी बिल्कुल सही है, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन, बिल्कुल सही, इनको सब आप याद कर लें, लिख लें, समझ लें। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, कवक यहाँ पे दिया बिल्कुल गलत। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? कार्निया, नेत्र लेंस, आइरिस, रेटिना। तो जो मोतियाबिंद होता है इसमें नेत्र का लेंस प्रभावित होता है, नेत्र का लेंस ही थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसमें धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, नेत्र का लेंस इसका आंसर है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब आता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है किस अंग द्वारा? अग्नाशय में, यकृत में, वक्र में, आमाशय में। तो आंसर है यकृत में। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन गुप्त शासक, गायक और कवि था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप जानते हैं। गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब हैं। तो कौन शासक, गायक और कवि था गुप्त वंश का? आपने देखा होगा, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की आपने एक पिक्चर देखी होगी बीड़ा बजाते हुए, तो वो बीड़ा बजाता था, गाता था और अच्छा गायक था, कवि था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है। 14, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैप बेस्ड प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे दक्षिण में पहाड़ी कौन सी है? अब आप देखिए, इस तरीके से हमारा मैप है। अब यहाँ पर है अरावली, ए अरावली, बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा और डी पलानी हिल्स। पलानी यहाँ पे है, तमिलनाडु में है पलानी हिल्स। ठीक, तो सबसे पहले सबसे उत्तर में है अरावली, फिर दक्षिण में विंध्याचल रेंज, उसके दक्षिण में सतपुड़ा रेंज, पलानी रेंज, सबसे लास्ट में पलानी हिल्स। तमिलनाडु में सबसे दक्षिणतम यही है। पलानी हिल्स में एक जगह है कोडाई कनाल, याद कर लें आप, कोडाई कनाल एक जगह है पलानी हिल्स में, वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। ठीक है, प्रश्न इस पे आ चुका है। कौन सा मिलान गलत है? ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टफ प्रश्न है, लेकिन इसको समझ लीजिए आप, प्रश्न आ सकता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी जी थे। हर तीर्थकर का एक प्रतीक चिन्ह है जैन धर्म में, तो यहाँ पे प्रतीक चिन्हों को मिलान किया गया है, कौन सा गलत है वो आपको देखना है। ऋषभदेव के सामने वृषभ लिखा है, तो वृषभ बिल्कुल सही, ऋषभदेव के सामने वृषभ, उनका वृषभ था प्रतीक चिन्ह। विमलनाथ वाराह, बिल्कुल सही। पार्श्वनाथ का सर्प फन, तो इनका भी ये बिल्कुल सही था। महावीर स्वामी जी का याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, बाघ नहीं था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। महावीर स्वामी जी का सिंह प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको उसको समझना होगा, याद करना होगा। अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। तो इसका आंसर है राजसू यज्ञ। राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था राजसू यज्ञ। ओके, 1909 में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। 1909 में नासिक के न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या जिन्होंने की थी वो थे अनंत कनहरे। ठीक है, अनंत कनहरे, इसको याद कर लीजिए। 1909 नासिक न्यायाधीश हत्या अनंत कनहरे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई? इस प्रकार का प्रश्न, वर्ष वाला प्रश्न
आपको जरूर मिलेगा परीक्षा में। सबसे अंत में घटना कौन सी घटी हुई थी, हम सभी घटनाओं का पहले ईयर समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। गदर पार्टी का गठन 1913, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी में डकैती हुई थी 1925, 9 अगस्त 1925। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, मोतीलाल नेहरू लाए थे। तो सबसे अंतिम में कौन सी, अंतिम में लिखा हुआ ऑप्शन ही अंत में है, 5, 13, 25, 28। तो ऑप्शन नंबर डी नेहरू रिपोर्ट सबसे अंत में आई थी। ठीक है। मैं समाजवादी हूँ, यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है। देखते हैं ऑप्शन क्या है भाई। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका क्या आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अधिवेशन के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, उनमें से 1929 लाहौर अधिवेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग। 20वां प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइंडिल्यू कहाँ की थी। ठीक है, तो ये जो विद्रोह हुआ था तो रानी ये कहाँ की थी, ये प्रश्न पूछा गया है। त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर की रानी थी रानी गेंडियाल्यू। इन पे प्रश्न आता है, इनको समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ओके। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। एक दिवस पक्का आएगा आपके एग्जाम में, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। थीम भी पूछी जा सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा इनकी सबकी थीम मैं आपको लिखवा दूंगा किसी दिन। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सोमालिया की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न यह है, एक राजधानी पक्का आएगी, इसको भी आप समझ लें, याद कर लें। सोमालिया एक अफ्रीकी देश है, कहाँ पर है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है देश जो अफ्रीका का सींग है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इसमें है सोमालिया। तो सोमालिया की राजधानी क्या होगी, मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। ठीक है। सना जो राजधानी है, यमन, एशिया का देश है, यमन की राजधानी सना है। अंकारा जो राजधानी है वो तुर्की की राजधानी, तुर्की जो देश था उसने अपना ऑफिशियल नेम अभी तुर्की कर दिया, तुर्की ए। ओके, इसकी राजधानी अंकारा है। तंजानिया अफ्रीका का देश, यहाँ पे उसकी राजधानी डोडोमा है। ठीक है, डोडोमा तंजानिया, सब याद रखें आप। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। भूमध्य सागर एशिया नहीं, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, हालांकि एशिया भी टच करता है। ठीक है, 3 ओर से घिरा हुआ है लैंड से, एक तरफ से एशिया है, एक तरफ से यूरोप है, एक तरफ से अफ्रीका है। ठीक, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, हालांकि ये विशुबियस भी उसी में है, लेकिन स्ट्रामबोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी जो लगातार आग फेंकता रहता है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5 पॉइंट संबन उपन्यास किसका है। ये बहुत अच्छा उपन्यास है, फेमस उपन्यास है, इस पर प्रश्न आ चुका है, आप याद कर लें। 5 पॉइंट संबन जो उपन्यास है, इसी उपन्यास पर 3 इडियट मूवी बनी थी। इस पे ये भी आप याद समझ लें। 3 इडियट मूवी जो थी वो 5 पॉइंट संबन उपन्यास पे बनी है। वो उपन्यास किसका था, चेतन भगत जी का था। ठीक है, 5 पॉइंट संबन उपन्यास चेतन भगत जी का, एक अच्छे लेखक हैं। अगला प्रश्न, राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है। तो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, सरकारी वकील, राज्य का महाधिवक्ता, वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद देखते हैं, 150, 165, 166, 170। आंसर है 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके जो भी पुलिस में 38-40 प्रश्न रहेंगे जीएस के, उसमें ये मान के लिए 6-7 क्वेश्चन करंट के जरूर होंगे, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया संजीव को दिया गया है, बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, मुझे पहचानो। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो एक पिक्चर आई थी, तो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। ठीक है, तो आपको डॉन बनना है। ठीक है, इस तरीके से आपको मेहनत करना है कि सक्सेस होकर आप दिखाएं, आपको मेहनत करना है। ठीक, तो फिर आप कहेंगे मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, मैं हूँ उत्तर प्रदेश का
एक सिपाही। ठीक है, आपको मेहनत अच्छे से करनी है। अगला प्रश्न, दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आपको याद करना है। इस तरीके का नियुक्तियां जो हुई हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, कौन? तो इसमें से आंसर है क्रिस्टोफर लक्सर। ठीक है, इसको लिख लें, आप समझ लें, क्रिस्टोफर लक्सर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, नवीनतम जो जानकारी मिली थी, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वो जगह है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव बहुत इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर जनपद में है लहुरा देव। पहले मेहरगढ़ को माना जाता था, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले थे, लेकिन मेहरगढ़ से भी ज़्यादा प्राचीन लहुरा देव में मिले हैं। ठीक है, राजस्व के ज्ञाता, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्व के ज्ञाता टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? जितने भी महान व्यक्तित्व रहे हैं उत्तर प्रदेश के नेता, अभिनेता या और भी, वो उनका जन्म किस जनपद में हुआ, इस तरीके का भी पुलिस वाली भर्ती में प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो राजस्व के ज्ञाता राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? ऑप्शन है हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बनारस। इसका आंसर है सीतापुर। सीतापुर वाले लोग समझ लीजिए आप लोग कि राजा टोडरमल आपके जनपद से थे, और वहाँ पे एक जगह है सीतापुर में लहरपुर, लहरपुर। ठीक है, लहरपुर के थे राजा टोडरमल। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है? ये बहुत अच्छा संस्थान है, यहीं पर राजस्व लेखपाल, नायब तहसीलदार, इनकी सबकी ट्रेनिंग होती है। जो नए नए अभी राजस्व लेखपाल बने हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी। ऑप्शन है हरदोई, प्रयागराज, हरदोई ऑप्शन में 2 बार हो गया, और डी आगरा। तो आंसर भी हरदोई ही है, हरदोई यहाँ पे 2 बार ऑप्शन हो गया था, तो उसको देख लीजिएगा। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई जनपद में है, इसको आप याद कर लें। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी जो हमारी काउंसिल है, आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ भारत में, ये भी याद कर लो, बार बार याद मैं कराऊंगा वरना भूल जाओगे आप। 1 जुलाई 2017 को रात 12 बजे से जीएसटी लागू हुआ। ओके, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्री। ठीक है, कौन, क्या आंसर है? वित्त मंत्री। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है, पुराना सब चेंज हो गया है, इसको समझ लीजिएगा। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? उपग्रह हैं किस ग्रह के? बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। इसका आंसर है शनि। शनि के सबसे ज़्यादा वर्तमान में उपग्रह हैं, 145 उपग्रह हैं आज की डेट में, आप याद कर लीजिए, समझे? शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह 145 हैं। 34वां प्रश्न है, 1760 में हुए वांडीवास युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बहुत अच्छा युद्ध था, बहुत प्रसिद्ध है इतिहास का युद्ध। 1760 में हुए वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेज, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, अंग्रेज, श्रीलंका। इसका आंसर है ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, और इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। वहीं से फ्रांसीसियों का दबदबा भारत से बहुत कम हो गया, ख़त्म हो गया समझो, इसी से दबदबा इनका ख़त्म हो गया, ये सब भाग गए और थोड़े से बचे थे वो रहे हैं इंडिया में लास्ट तक। ठीक है, तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 35वां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो शासन किया है वो कन्नौज से किया है, कन्नौज के आसपास के क्षेत्र से किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागवट प्रथम, वासुदेव, मूलराज, तिरुमल। तो इसका आंसर है नागवट प्रथम।
नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हिंदी जीएस रीजनिंग में सभी पे फोकस करिए, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और जीएस भी अच्छी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।